हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, आज हम लोग एक नया पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो है हम लोगों का आज है कैपेसिटर। ठीक है ना। तो आज कैपेसिटर के बारे में हम लोग समझते हैं कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, इससे पहले भी आप लोगों को कुछ लेक्चर बता दिए हैं। वो लेक्चर आप लोगों को प्ले लिस्ट में दिखेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग सीखते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। फिर कैपेसिटेंस एक वर्ड है, तो कैपेसिटेंस के भी बारे में देखेंगे। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से। कुछ इसका प्रैक्टिकल चीज़ भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ना डिवाइस है। कैपेसिटर क्या, एक डिवाइस है जिसका काम क्या है ना कि एनर्जी को स्टोर करके रखना। एनर्जी को स्टोर करके रखना, बस यही उसका काम है। और एनर्जी को स्टोर करके रखें, और उस कैपेसिटर से, उस एनर्जी जो स्टोर करके रखें उस कैपेसिटर से अगर किसी भी चीज़ को हम लोग कनेक्ट करके रखें हैं, मान लेते हैं उसको चलाना है हमको, तो क्या करेंगे, इधर से इलेक्ट्रिकल करंट यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इधर से देंगे। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ जाएगा, कैपेसिटर में घुसेगा। और फिर पहले से भी क्या था, पहले से भी उसमें कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर था, लेकिन स्टोर था उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इधर से फिर से आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर उसके पास जाएगा कैपेसिटर के पास, और कैपेसिटर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा आगे जो लगाए हैं, और फिर आगे जो लगाए हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, और फिर उसको क्या कर देगा, काम करवा देगा, चला देगा, चाहे जो भी उधर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर का और क्या काम है। एगो तो काम है कि कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट को वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मेट में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी कुछ और बताएंगे। और जनरली आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ना कि ये जो कैपेसिटर है ना, वो कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज होता है। कैपेसिटर मैक्सिमम सिचुएशन में जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का आवश्यकता होता है ना अचानक से, वहाँ पे कैपेसिटर का यूज किया जाता है। मतलब जहाँ ज़्यादा एनर्जी, जैसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ कहाँ हम लोग का यूज पड़ता है, जैसे, और शुरुआत में, ये नहीं कि कंटिन्यूसली नहीं, शुरुआत में स्टार्टिंग करने में जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना, वहाँ पे हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं। वैसे भी देखिए ना, खुद से भी देखिए ना, आप लोग खुद से भी कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट करने में शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होता है, तब जाके कुछ कंटिन्यू हो पाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे देखिए मोटर देखिएगा, टुल्लू पंप देखिएगा। मोटर वाला में क्या होता है, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं ना, वो कंडेंसर क्या, कंडेंसर ही कैपेसिटर है। कंडेंसर तो हम लोग नाम देते हैं, लेकिन उसका अपना ओरिजिनल नाम क्या है, कैपेसिटर है। फिर आप लोग देखते होंगे मोबाइल में देखते होंगे ना, लाइट जलता है, अचानक से फ्लैश लाइट जलता है। फ्लैश लाइट जलता है, अगर कैमरा खींचते होंगे ना, कैमरा से देखिएगा, जब कैमरा से बैटरी, मतलब कैमरा से चलाते होंगे ना, कैमरा से किसी को फोटो खींचते होंगे ना, तो देखिएगा अचानक से फ्लैश लाइट जलता है 2-3 बार। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक ना। पंखा देखिए, पंखा घूमता है, पंखा में भी कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझते, इसके बाद डिफिनीशन पे आएंगे। देखिए, कैपेसिटर इस तरह, कैपेसिटर का सिंबल जनरली इस तरह का ऐसे होता है, लेकिन रियल में कैपेसिटर ऐसा गोल दिखेगा, ऐसा गोल दिखता है, यहाँ से ऐसे तार निकला हुआ रहता है। देखिए, ये कैपेसिटर, इसका काम क्या है, इस कैपेसिटर से ना इधर मान लेते हैं मोटर, ये सब इधर मोटर जोड़ दिए हैं, मोटर जोड़े हैं, फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट इधर आता है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट से। देखिए, इस मोटर को ना, ध्यान रखिएगा, इस मोटर को ना अचानक से बहुत स्टार्टिंग करने में, देखिए स्टार्टिंग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस मोटर को। शुरुआत में एक बार घूम जाता है तो फिर वो कंटिन्यूसली घूमते रहेगा और पानी देते रहेगा, लेकिन शुरुआत में इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो शुरुआत में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो हम लोग इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सबसे पहले यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ गया, ये इसमें स्टोर हो जाता है। और ये क्या करता है ना, कैपेसिटरवा का काम करता है कि अचानक से शुरुआत में पहले इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और फिर कैपेसिटर क्या करता है ना, अचानक से देखिए, अचानक से क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी इसके पास स्टोर एनर्जी, वो अचानक से क्या करेगा, आगे भेजेगा मोटर के पास, और मोटर तुरंत से धल मारे चलने लगेगा, एकदम तुरंत से चलने लगता है। तो कैपेसिटर का यही काम है कि वो स्टोर करके एनर्जी रखता है, और जब किसी को ज़रूरी पड़ता है ना, तो अचानक से क्या करता है,
अचानक से उसको एनर्जी देता है ताकि वो चल पड़े, रुके नहीं, क्योंकि हम बताएं आप लोगों को कि स्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से अचानक इसके पास एनर्जी घुसेगा, फिर ये चलना शुरू हो जाएगा, और अचानक से ये इसके पास एनर्जी गया, अब एक बार में ये घूमना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके पास देते रहेगा। और इसको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, समझे। इसी तरह से आप लोग मोटर में भी ये पंखा में भी देखिए ना, पंखा में अचानक से जब यहाँ से स्विच ऑन कीजिएगा ना, तो अचानक से तुरंत वो घूमेगा, मतलब शुरुआत में देखिएगा ना तुरंत अचानक से खटाक मारी करेगा। उस वहाँ पे भी सेम वही होता है। ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे जाएगा, ये स्टोर करके थोड़ा बहुत पहले से भी रखता है और फिर यहाँ जाता है, और ये अचानक से यहाँ से एनर्जी देगा दूसरे को, अचानक से चलने लगेगा। ये खुद के पास भी एनर्जी स्टोर करके रखता है। आप लोग देखते होंगे जब कंडेंसर निकालिएगा ना, आप लोग तो बहुत इलेक्ट्रिकल का काम करते होंगे बिना मतलब, लेकिन काम करते होंगे लेकिन उसका कुछ मिलता नहीं होगा। हाँ, ये मिलता होगा कि चलिए कैसे कैसे बना दिया, मिलता एक ही चीज़ होगा, करंट मारता होगा ना तो समझ में आता होगा, समझे। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग खोल के कंडेंसर यानी वो जो कैपेसिटर खोल के दोनों का तार सटाइएगा ना आपस में, तो चट 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 करेगा। वहाँ पे भी यही काम होता है, क्योंकि एनर्जी उसके पास स्टोर है। अब देखिए बैटरी वाला मोबाइल वाला फ्लश में देखिएगा, वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। वहाँ पे भी कैपेसिटर देखिएगा, जब अचानक से फ्लश जलता है ना, 2-3 बार जलेगा फ्लश, वो क्या करता है, जिस समय वो फ्लश जलने वाला होता है, वो कैपेसिटर वो क्या करता है, अचानक से उसको एनर्जी देता है, अचानक से एनर्जी देता है, अचानक से वो जल गया, समझे। वो अचानक से जल गया, फिर रुक जाता है, फिर अचानक से देगा, तो 2-3 बार वही जलने लगता है। वहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो आई होप कैपेसिटर समझ में आया होगा क्या क्या होता है कैपेसिटर। अब कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ कैसे होता है कैपेसिटर में, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये एक मोटर है, ये देखिएगा ये वो एक मोटर है, इसको खोले हैं अभी। यहाँ पे देखिए इस मोटर में ना इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यही देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कैपेसिटर। देखिए इसका काम ही क्या है, इसका काम है सबसे पहले ये जो इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, आएगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिएगा ये मेन पावर के साथ जुटा हुआ रहता है। ये तुरंत मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुरंत इसमें नहीं जाएगा, ये सबसे पहले कैपेसिटर में आएगा। और कैपेसिटर में ये काम क्या करता है, इसका काम यही है, इसका नाम हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन ये है क्या कैपेसिटर, ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और जब आप और इसको चेक करना है कि ये एनर्जी को कैसे स्टोर किया, तो आप खोल के तार को और दोनों तरफ सटा के देखिए चट 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 करेगा। तो सबसे पहले क्या करता है कि यहाँ से एनर्जी जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बाद इसमें जाएगा, और ये क्या करता है, ये अचानक से सप्लाई करता है, ये एनर्जी अचानक से सप्लाई करेगा। इसके बाद ये मोटर क्या करेगा, ये मोटर चल पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट मोटर चलती नहीं है, ठीक ना। तो आई होप कैपेसिटर से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर का जो भी डाटा है लिखा हुआ है अपना पे। और ये कैपेसिटर देखिए ये बड़ा कैपेसिटर है, यानी ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है अपने पास, और वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको एनर्जी पूरा देने के लिए ये कैपेसिटर काफ़ी है। आप लोग देखते होंगे पंखा में थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो भी इसका मेन तार है वो यही कैपेसिटर से ही अंदर घुसता है, ठीक है। तो आई होप ये प्रैक्टिकल था, तो इस समझ में आ गया होगा। इसको पैक कर देते हैं, ऐसे पैक होता है। देखिए अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, अब हम लोग इसको देखते हैं। आई होप कुछ आइडिया लगा होगा, कैपेसिटर को देखकर कुछ आइडिया लगा होगा कि हाँ वो किस तरह से वहाँ पे जुटा हुआ रहता है, किस तरह का कैपेसिटर दिखता है, सो ठीक ना। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कुछ कुछ, जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं और फिर बताते हैं। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है, देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट में क्या होता है, सो देखिए कैपेसिटर के बारे में समझते हैं हम लोग। कैपेसिटर क्या, देखिए कैपेसिटर अभी दिखा है क्या है कैपेसिटर। एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस, सबसे पहले एक डिवाइस की तरह दिख रहा था। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग ए लार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखिए और थोड़ा बहुत वो स्टोर करके नहीं रखेगा, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखता है। अब छू के देखिए ना, बहुत खतरनाक झटका मारेगा, बहुत बेजोड़ झटका मारता है, ठीक ना। तो वही हम लोग को बोलते हैं ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग ए
ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग ए लार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। देखिए इलेक्ट्रिकल करंट वो घूसता है तो इलेक्ट्रिकल करंट को स्टोर करके नहीं रखता, इलेक्ट्रिकल करंट को इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि चार्ज के फॉर्मेट में ही वो अपने पास किसी भी चीज़ को रखेगा ना, एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में रखता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्मेट में रख लेता है अपने पास। और जब आगे वाला की जरूरी पड़ता है, यानी पीछे से जब धक्का देता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो पीछे से जब धक्का देता है तो जो भी उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर है वो क्या करेगा, अचानक से सप्लाई कर देगा। वही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाई इट एट वंस, और ये करता क्या, सप्लाई कर देता है अचानक से, जिससे कि जो भी आगे लगाया हुआ है डिवाइस वो सब चल पड़ता है। तो कैपेसिटर का यही काम है। कैपेसिटर दिखाएं किस तरह का होता है। कैपेसिटर का काम क्या है कि वो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, और स्टोर करके वो क्या करेगा, अचानक से एनर्जी को सप्लाई कर देगा, अचानक से एनर्जी को सप्लाई कर देगा जिससे वो चलने लगता है। वैसे भी स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती होगी मेरे को। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ से कोई फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला के बारे में बता दे। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बनती है क्या, यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ज है ना, ये जो क्यू चार्ज है ना, ये क्यू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना तो यहाँ पे सी कांस्टेंट आता है, सी इंटू भी। तो यहाँ से देखिए सी बराबर हम लोग को यहाँ से अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ये भी नीचे आ जाएगा, क्यू अपॉन भी बराबर सी। देखिए यहाँ पे ये सी क्या था, सी एक कांस्टेंट है, ठीक ना। ये देखिए क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, भी क्या है, भी है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज। और सी हम लोग का क्या है, यहाँ पे सी है, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट मीन कैपेसिटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, यानी सी बराबर, यहाँ लिख देते हैं सी बराबर कैपेसिटेंस। सी क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, जिसको सी बराबर एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। CAPACITANCE कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर में संधारित्र, तो संधारित्रता। अब देखिए ये कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है कि वो जो कैपेसिटर था ना, उस कैपेसिटर के पास कितना कैपेसिटी है एनर्जी को स्टोर करने का। यानी उस कैपेसिटर के पास, देखिए इस कैपेसिटर के पास जितना कैपेसिटी है एनर्जी को स्टोर करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। यानी इस कैपेसिटर के पास जितना एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ द, देखिए द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर, यानी इस कैपेसिटर के पास कितना एबिलिटी है एनर्जी को स्टोर करने का, इन फॉर्म ऑफ चार्ज के फॉर्मेट में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। तो वही लिखा हुआ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर के पास कितना एबिलिटी है, टू स्टोर चार्ज को स्टोर करके अपने पास रखने का, उसी को हम लोग बोलते हैं इज नोन एज कैपेसिटेंस। याद रखिएगा द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से C फॉर कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन Q मीन्स चार्ज, और V मीन्स वोल्टेज, यानी चार्ज का ऐसा मात्रा कूलम्ब, और V वोल्टेज यानी कूलम्ब पर वोल्ट। यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, CAPACITANC। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कूलम्ब पर वोल्ट, इसको याद रखिएगा। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक ना, कूलम्ब पर वोल्ट। या नहीं तो इसका हम लोग ये भी लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को हम लोग एक और चीज से बोलते हैं, इसको हम लोग फैरेड बोलते हैं। क्या, फैरेड, FARAD, फैरेड। इसको हम लोग बोलते हैं फैरेड, FARAD, फैरेड। फिर से नहीं मिला।
देखिए फैराडे नहीं है, फैरेड है, याद रखिएगा। फैरेड जिसको हम लोग बड़का एफ से डिनोट करते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 फैरेड बराबर FARAD, 1 फैरेड बराबर 1 कूलम्ब पर वोल्ट। देखिए लेकिन ये जो फैरेड है ना ये बहुत बड़ा यूनिट है, समझें। तो ये फैरेड क्या है, फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। तो इस इतना बड़ा यूनिट में हम लोग मेजरमेंट नहीं करते कैपेसिटेंस का, तो फैरेड को छोटा छोटा यूनिट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। रुकिएगा थोड़ा सा पेन इधर रखा गया, चलिए मिल गया हम लोगों को। क्या है, एक फैराड, FARA है ना, एक फैराड, फैराडे नहीं, एक फैराड बराबर 1 कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम कुछ कुछ लिख दे रहे हैं, इसको ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसको छोटा छोटा यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। एक माइक्रो फैराड, याद रखिएगा, एक माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 फैराड। ये तो याद होगा ही आप लोग को। माइक्रो, एक मिली फैराड, मिली फैराड मीन्स 10⁻³ फैराड होता है। फिर माइक्रो के बाद आप लोगों को नैनो भी देखने को मिल सकता है। एक नैनो फैराड, एक नैनो फैराड बराबर 10⁻⁹ फैराड। फिर एक पिको फैराड बराबर 10⁻, पिको में 10⁻⁻12 होता है ना, पिको 10⁻⁻12 फैराड। एक पिको फैराड बराबर 10⁻⁻12 फैराड। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। इतना सारा चीज़ कैपेसिटर का है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया। अच्छा, यूजेज ऑफ कैपेसिटर कहाँ कहाँ ये देखने को मिल सकता है। देखिए यूजेज ऑफ कैपेसिटर आप लोगों को मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल सकता है। ये डिवाइस है एक तरह का, कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, ELECTRIC इलेक्ट्रिक पंखा में भी देखने को मिलता है। इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर को हम लोग और बोलते हैं कंडेंसर, ठीक ना। फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कैमरा फ़ोन में देखने को मिल सकता है, कैमरा फ़ोन में देखने को मिल सकता है, ETC लिख दीजिए। ये सब जगह क्या, ये सब जगह कैपेसिटर देखने को मिलेगा। और देखिए ना, जितना भी हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ये कैपेसिटर देखने को मिलता है। लगभग आप लोग ये सब कैपेसिटर देखिएगा जब आप लोग का मदरबोर्ड ये सब होता है ना, कंप्यूटर ये सब, उसमें भी देखिएगा, यानी टीवी का जो ये होता है ना पूरा, जिस पे सारा चीज़ पुटअप किया हुआ रहता है, उसमें भी देखिएगा, उसमें भी सारा, उसमें भी हर एक जगह देखने को मिलेगा ये कैपेसिटर। कहीं छोटा छोटा, कहीं कहीं बड़ा बड़ा, कहीं और बड़ा देखने को मिलता है। अगर बड़ा मोटर रखिएगा तो और 3-4 HP का, तो और बड़ा सा कैपेसिटर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था हम लोग का कैपेसिटर। यूनिट बता दिए कैपेसिटर का, यूनिट क्या क्या होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट बता दिए आप लोगों को क्या क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस याद रखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड, फैराडे नहीं फैराड। एक फैराड बराबर बता दिए, एक फैराड बराबर 1 कूलम्ब पर वोल्ट। एक माइक्रो फैराड, ये माइक्रो फैराड फोर्स नहीं है, एक माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। एक मिली फैराड बराबर 10⁻⁻3, पिको 10⁻⁻2, नैनो 10⁻⁻। ये यूजेज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर किस तरह से का। अच्छा ये देखिए कैपेसिटर जिस तरह से रेसिस्टेंस होता है ना,
वही है कि एक डिवाइस में बहुत सारे कभी कभी कैपेसिटर जोड़ देते हैं, तो इसको भी हम लोग फिर आगे देखेंगे, अभी कैपेसिटर को भी देखेंगे। कैपेसिटर को कभी सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, टोटल कैपेसिटेंस मतलब कि टोटल कितना एनर्जी स्टोर करके रखा है। पैरेलल में देखेंगे, सीरीज में, दोनों में देखेंगे किस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कितना कितना टाइप का हो सकता है कैपेसिटर, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या क्या है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इसके बाद जब कैपेसिटर को हम लोग कंबाइंड करेंगे ना, तो फिर वो भी देखेंगे कैपेसिटर को कैसे कैसे हम लोग कंबाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आप लोग ध्यान रखिएगा 3 गो मेन है, 3 गो में आप लोगों को केवल एक पढ़ना है, तो एक ही के बारे में बात करेंगे। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक है, फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, जिसमें हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन यूजेज कैपेसिटर यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसका कुछ डिफिनीशन लिख दिए। तो ये डिफिनीशन क्या है, इट इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैपेसिटर। सिंपल ये रहता है, सिंपल कैपेसिटर रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैपेसिटर यही है। इन दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में क्या क्या देखने को मिलेगा, इस कैपेसिटर में 2 गो इक्वल एरिया का प्लेट देखने को मिलेगा, मेटालिक प्लेट देखने को मिलेगा, और एक के ऊपर पॉजिटिव तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा डी। दोनों को कुछ फिक्स डिस्टेंस यानी फिक्स दूरी पर रखा जाएगा, नहीं तो दोनों को साथ साथ रखेंगे तो एक प्लस माइनस है, अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट है, फिर खत्म हो जाएगा खेल। तो खेल खत्म नहीं करना है, हमको बनाना है कैपेसिटर ना। इन दिस कैपेसिटर 2 पैरेलल, देखिए 2 पैरेलल मेटालिक प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया इज सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस। देखिए 2 यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं, दो क्या है, 2 प्लेट है। देखिए दोनों एक दूसरे का पैरेलल प्लेट है, इधर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डॉटेड लगा देते हैं ऐसे, ये इधर हम डॉटेड लगा दे रहे हैं, तो ये वाला पार्ट दिखेगा नहीं ना, पैरेलल है ना। तो एक ये लाइन है, एक ये, इसमें देखिएगा एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, दूसरा प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डी डिस्टेंस है, इसका ये एरिया है। इस एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे देखिए इस दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर, ये क्या, ये कैपेसिटर का काम करता है। कैपेसिटर मीन्स क्या कि वो स्टोर करेगा एनर्जी को। देखिए ये कितना स्टोर करेगा एनर्जी को, जितना स्टोर करेगा एनर्जी को उसको हम लोग बोलते थे कैपेसिटेंस। तो अगर इसका कैपेसिटेंस हम लोगों को निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस ऐसे निकलता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन डी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितना ही ज़्यादा, देखिए इस दोनों के बीच में कैपेसिटी मतलब कि एनर्जी को अपने पास रखना है, एनर्जी को स्टोर करके रखना है। सोचिए आप छोटा छोटा प्लेट लगा देंगे तो यानी एक छोटा सा के प्लेट या छोटा सा के थाली रख देंगे, तो उसमें कितना अनाज यानी कितना भोजन हटेगा, बहुत कम भोजन हटेगा। अगर वही बहुत बड़ा प्लेट लगा देंगे, बहुत बड़ा प्लेट, तो उसमें बहुत सारा खाना हट जाएगा, खाते खाते फिर पूरे बारात खा लेंगे हम लोग, ये वो पूरा बड़का प्लेट रहेगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, यानी कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में का कैपेसिटेंस यानी एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ये प्लेट का एरिया जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही इस कैपेसिटर के पास एनर्जी को स्टोर करने का कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ठीक ना। यानी एरिया जितना ही बढ़ेगा, देखिए इतना एरिया जितना ही बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ेगा तो ये ज़्यादा स्टोर करेगा एनर्जी को, एरिया कम होगा तो कम स्टोर करेगा एनर्जी को। सेम उसी तरह अगर एरिया बढ़ा तो प्लेट में ज़्यादा प्लेट में या थाली में ज़्यादा खाना रखाएगा, और छोटा रहेगा तो कम खाना रखाएगा। अब देखिए ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ही दूर हम लोग करेंगे ना, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना ही दूर करेंगे ना, उतना ही कम इसके पास
मतलब कम एनर्जी स्टोर करेगा। जितना ही ज़्यादा दूर प्लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा कम स्टोर करेगा। इसका मतलब कि अगर दो दोस्त बैठे हुए, अगर बगल वाला दोस्त को कुछ देना है ना, तो अगर मान लेते जितना ही दूर बैठा हुआ रहेगा ना दोस्त, उतना ही कम चीज़ उसके पास हम पहुँचा पाएंगे। अगर बगल में रहेगा तो दोनों बांट के 50-50% खा पी लेंगे आराम से। लेकिन अच्छा दोस्त होना चाहिए, अच्छा दोस्त होना चाहिए, अपना केवल देखने वाला दोस्त नहीं होना चाहिए, तब फिर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग ना, ये मस्त है। यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है, एरिया ऑफ प्लेट लिख दे रहा है। एरिया ऑफ प्लेट, दोनों इक्वल प्लेट है तो कोई भी एक एरिया ले लीजिएगा। डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का ये डिस्टेंस है। यही था हम लोग का टाइप ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर को हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कैपेसिटर को हम लोग कैसे ग्रुप करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में समझते हैं। कैपेसिटर को कैसे हम लोग कंबाइंड करते हैं। सो मिटा देते हैं इसको, लिख लीजिएगा आप लोग, सब लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा। जो जो भी ज़रूरी है काम का चीज़ है वो सब करवा दे रहे हैं। सिलेबस में जो भी है सारा चीज़ हम आप लोग को करवा दे रहे हैं। बस आप लोग मेहनत कीजिए, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है मेहनत करते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर लिखते हैं, GROUPING, ग्रुपिंग ऑफ, खत्म, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। देखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम लोग दो तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। पहला सीरीज में, दूसरा हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, पैरेलल में। यानी जिस तरह से रेसिस्टेंस को जोड़ते थे उसी तरह से इसको भी जोड़ रहा है। यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को पहला हम लोग सीरीज में कंबाइंड कर सकते हैं, दूसरा पैरेलल में कंबाइंड कर सकते हैं। देखिए हम लोग रेसिस्टेंस में, प्रतिरोध में ऐसे हम लोग सिंबल रखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में ऐसे दिखेगा, कैपेसिटर में इस तरह से आप लोगों को दिखेगा ग्रुपिंग, ठीक है। याद रखिएगा, एक तरफ प्लस चार्ज तो एक तरफ माइनस क्यू चार्ज। यही दो प्लेटवा यही दो प्लेटवा है, ठीक ना। दोनों प्लेट से निकालें, अभी जो प्लेट बनाया थे ना वही वाला प्लेट है ये। जब साइड से देखेंगे ना तो इसी तरह से दिखेगा, यही सिंबल है। देखिए जब सीरीज में जुटेगा तो इसको हम लोग बनाते हैं। सीरीज वाला को पहले बात करते, देखिए सीरीज में जोड़ते हैं, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, ऐसे करके सीरीज में इसको हम लोग क्या कर दिए, कैपेसिटर को जोड़ दिए। इन्हें क्या लगा दिया, इन्हें बैटरी, भी वोल्ट का बैटरी लगा दी। बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के लिए एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा रहता है ना, बैटरी लगा दिया। देखिए ये क्या है, कैपेसिटर C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, ये C3 कैपेसिटर है, ये C4 कैपेसिटर है। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब कैपेसिटर हम लोग सीरीज में जोड़, अच्छा ये भी वोल्टेज है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जब कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं उस समय देखिए, जब कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं उस समय जितना भी कैपेसिटर है सब में सेम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। ध्यान रखिएगा, सब में क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी सेम इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो क्यू क्या होगा, सब में जितना भी कैपेसिटर है सब में सेम क्यू चार्ज फ्लो होगा। पहला चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जितना भी कैपेसिटर लगाए हुए हैं सब कैपेसिटर में वोल्टेज अलग फ्लो होगा। यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो डिफरेंट इन एवरी कैपेसिटर लिखिएगा। पेन मेरा चल नहीं रहा अच्छा से, पेन में थोड़ा सा इसको खाना वाना दे देते हैं, भूख लग गया इसको लग रहा है।
ठीक, तो 1 सेकेंड, समय बर्बाद कर रहे हैं आपका, इसके लिए क्षमा। ठीक, चलिए, सॉरी इतना देरी समय बर्बाद किए। देखिए सेम सब में सेम इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फ्लो डिफरेंट इन एवरी कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी, पोटेंशियल डिफरेंस मानी भी, सब में अलग अलग होगा। तो देखिए इसमें क्या फ्लो होगा? इसमें V1 फ्लो होगा, इसमें V2 जाएगा, इसमें V3 जाएगा, इसमें V4 जाएगा। अगर सबको जोड़ेंगे यानी टोटल V निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्या होगा? V4 ऐसे ही जाएगा टोटल भी। हम लोगों को देखिए, हम लोगों को यहाँ पे ये पता करना है ना कि जो सीरीज में जब हम लोग कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटेंस निकलेगा, वहाँ जब रेसिस्टर को हम लोग सीरीज में जोड़ते थे तो टोटल रेसिस्टेंस क्या निकलता था? सबको ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस जो स्टोर करने का कैपेसिटी होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस यानी C का वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल यानी फाइनल हमको खोजना है। तो फाइनल डायरेक्ट C1 C2 C3 नहीं जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जस्ट उल्टा जो रेसिस्टेंस पढ़ते थे उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा देखने को मिलेगा। चलिए वोल्टेज ये हो गया। जबकि हम लोग एक रिलेशन क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस बराबर रिलेशन क्या होता है? C बराबर रिलेशन क्या होता है? चार्ज अपॉन क्या होता है? वोल्टेज। तो चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है कैपेसिटेंस का। तो यानी अगर यहाँ पे देखिए V1 वोल्टेज है, V1 निकालना हो, देखिए अगर हम लोग को यानी V निकालना तो V, जब यहाँ पे V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये Q अपॉन ये C कहाँ चला जाएगा? नीचे। Q V बराबर Q अपॉन C नीचे आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों के पास ये वाला इक्वेशन है ना, एक V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो हम लोगों को पता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, और जो जितना कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वो सबके समेशन के बराबर। अब यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि इस कैपेसिटर में यानी इस कैपेसिटर में V1 कितना ले रहा है। तो V1 कितना ले रहा है वो कैसे निकलेगा? Q तो सब में सेम है। Q अपन कैपेसिटर इसका कितना था? कैपेसिटेंस कितना था? V1 बराबर Q अपन C1 हो जाएगा। ये हो जाएगा, फर्स्ट निकल गया। V2 क्या यानी इसमें इस कैपेसिटर में कितना V2, कितना ये वोल्टेज उसमें घुस रहा है वो निकालते हैं। तो V2 किसी निकलेगा? Q अपन यहाँ पे निकलेगा C2। इसी तरह V3 बराबर क्या निकलेगा? Q अपॉन C3। इसी तरह V4 बराबर क्या निकलेगा? V4 बराबर Q अपॉन C4। इसी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये हम लोग का फोर्थ निकला। अब यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल V बराबर क्या निकलेगा? टोटल V बराबर Q अपॉन C निकलेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? Q अपॉन C लिख देते हैं बराबर। आई होप नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, नीचे दिख रहा होगा Q अपॉन C लिखा आ जाएगा नीचे। अब देखिए Q अपॉन C बराबर V1 कितना आया था? V1 बराबर Q अपॉन C1। यहाँ लिखते हैं Q अपॉन C1, ये यहाँ पे Q अपॉन C है। Q अपॉन C1 प्लस V2 कितना है? Q अपॉन C2 प्लस V3 कितना है? Q अपॉन C3 प्लस V4 Q अपॉन C4। ऐसे ही आगे जाएगा, अभी तक यहीं रहने देते। देखिए Q Q Q Q ऊपर कॉमन है, यहाँ पे भी Q है। Q यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते तो देखिए सब Q Q Q Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा? 1 अपॉन C बराबर, 1 अपॉन C बराबर हम लोग को क्या निकलेगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 1 अपॉन C4, ये कहाँ जाएगा? 1 अपॉन Cn तक चला जाएगा। यानी जब ध्यान रखिएगा, जब भी कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में लगाएंगे, जब भी कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में लगाएंगे तो उस सिचुएशन में सब में इलेक्ट्रिक चार्ज Q सेम से फ्लो होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस भी सब में अलग अलग फ्लो होगा। सब में अलग अलग फ्लो होगा तो उसका हम लोग फाइनली निकाल लिए यहाँ पे। फिर फाइनली C बराबर Q अपन भी, ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर का ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। कैपेसिटर बराबर क्या होता है? यानी कोई भी कैपेसिटर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी है वो हम लोग को पता है। C बराबर Q अपन भी, यहाँ से V निकाले हम लोग, V बराबर Q अपन C नीचे आ गया। यहाँ से फिर V1 V2 V3 सब में कितना फ्लो हो रहा था वोल्टेज, वो निकाल दिए Q अपन C1 के फॉर्मेट में। फिर यहाँ लान के पुट कर दिए तो फाइनली हम लोग को निकल गया। ये कब होगा? जब सीरीज में हम लोग जोड़ेंगे कैपेसिटर को, तब ये होगा। आई होप यहाँ तक नीचे दिख रहा होगा, अच्छा से नीचे दिख रहा है ना? अरे अभी नहीं देखते तो छूट जाता, देख लीजिए। आई होप दिख के आप लोगों को, सब लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।
नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है नोट डाउन करना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीरीज हो गया, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल में देखिए क्या क्या कंडीशन होता है उसमें। पैरेलल में देखिए तो उसका भी कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं। उसको कहा छोड़ेंगे। देखिए जब कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है तो आना चाहिए न्यूमेरिकल। देखिए जब पैरेलल कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो देखिए किस तरह से हो जाएगा। ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे एगो दूगो, ठीक, एगो दूगो, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पे लान कैसे जोड़ दे, एगो दूगो, इस तरह से जाएगा। मान लेते हैं यहाँ ए और बी है। देखिए ये है कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3। यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब पैरेलल में जुटा हुआ रहेगा उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा सब में सेम यानी इक्वल क्या है, इक्वल अवरी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सब में इक्वल फ्लो होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल फ्लो इन ऑल कैपेसिटर। ठीक, पहला। दूसरा ध्यान रखना है कि सब में डिफरेंट फ्लो क्या होगा भाई, सब में डिफरेंट फ्लो होगा चार्ज, ठीक ना। डिफरेंट चार्ज फ्लोज इन ऑल कैपेसिटर, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सब में डिफरेंट चार्ज फ्लो होगा, यानी इसमें Q1 फ्लो हो जाएगा, इसमें Q2 चार्ज फ्लो होगा, इसमें Q3 चार्ज फ्लो होगा। टोटल चार्ज निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी तरह अगर और रहेगा तो और के साथ हम लोग ऐसे ही करेंगे। यानी अभी Q3 को निकाल के चेक करते हैं कि क्या निकलेगा हम लोग को, ठीक ना। तो हम लोग Q3 यानी अब हम लोग को जानते क्या, हम लोग जानते हैं C बराबर Q/V जानते हैं ना, C बराबर Q/V। तो यहाँ से हम लोग Q निकालने की कोशिश करेंगे। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। यानी हम लोग ये देखते हैं कि प्रत्येक कैपेसिटर में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज घुस रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं Q1 कैसे निकलेगा, Q1 बराबर C गुने V1, C गुने V। यानी Q1 बराबर क्या निकलेगा, कौन सा फर्स्ट कैपेसिटर के बारे में बात करें, फर्स्ट कैपेसिटर में कितना चार्ज घुसा। तो Q1 यानी कितना चार्ज घुसा, यानी कितना चार्ज वो स्टोर करके रखेगा। Q1 बराबर क्या निकलेगा, C1 गुने V। Q2 बराबर क्या निकलेगा, C2 गुने V। Q3 बराबर क्या निकलेगा, C3 गुने V। इतना ही छोड़ देते हैं और सब में सेम वोल्टेज फ्लो रहा है। तो सब में सेम भी सब। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्टेज सब में कब समान फ्लो होगा, जब पैरेलल में जोड़ेंगे या सीरीज में जोड़ेंगे, कब। तो याद रहेगा तब ना, जब हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे कैपेसिटर को, तब सब में भी सेम फ्लो होगा। अब देखिए Q बराबर क्या होता है, C गुने V होता है, बराबर Q1 बराबर क्या होता है, C1 गुने V प्लस C2 गुने V प्लस C3 गुने V। देखिए भी कैंसल आउट हो जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा, C बराबर यानी फाइनल कैपेसिटेंस बराबर जो भी कैपेसिटर दिया हुआ है, सब कैपेसिटर के अंदर जितना भी कैपेसिटेंस स्टोर हो रहा है सब का अलजेब्रिक सम कर दीजिए। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अगर और कुछ दे तो Cn डायरेक्ट कर देना, यानी जितना भी दे सबका ऐड कर दीजिए। और कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ये भी बताया है आप लोगों को। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड। यानी जितना भी आएगा उतना टोटल 5 फैराड नहीं, केवल फैराड। यही था हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को कॉम्बाइन कैसे करेंगे तो उसका क्या हम लोगों को फाइनली रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए जब सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या रिजल्ट मिलेगा वो पता चल गया, जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिला वो पता चल गया। जब देखिए पैरेलल में जोड़ेंगे तो जस्ट जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते थे जस्ट उसका वहाँ पे उल्टा मिल रहा है, यानी डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn तक मिल गया हम लोगों को।
ये पैरेलल वाला मिला हम लोग को। जब यही हम लोग सीरीज में जोड़ते थे तो सीरीज में जस्ट इसका इन्वर्सली, यानी जैसे रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते थे उसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट आता था, उसी तरह यहाँ पे हम लोग सीरीज में अगर हम लोग कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो वो वाला चीज़ वो हमको मिलेगा यहाँ पे, दोनों में जस्ट उल्टा। तो पैरेलल में ध्यान रखना है ये वाला। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ जो ध्यान रखिएगा, इस तरह से बहुत सारा न्यूमेरिकल यहाँ से बनाता है। तो न्यूमेरिकल यहाँ से बनाता है, जैसे रेसिस्टेंस में बनाता था ना न्यूमेरिकल, उसी तरह यहाँ से भी बनाएगा। यहाँ पे कभी कभी देखिए पैरेलल में कहीं एनेलान के सीरीज में दे देगा, कहीं सीरीज में दे देगा, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में। तो जैसे पहले हम लोग करते थे उसी तरह से यहाँ भी करना है कि सबको फिर क्या करना है, जोड़ते जाना, जो भी फाइनल निकलेगा वही क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ से इसका न्यूमेरिकल भी बनेगा, कुछ न्यूमेरिकल कर ले क्या, एक दो न्यूमेरिकल हम लोग कर देते हैं इसका कैपेसिटर का, कि टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। सो देखिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखिए हम लोग को क्या बोलता है न्यूमेरिकल देखिएगा ध्यान से। 3 कैपेसिटर्स ए बी सी, 3 गो कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है ए बी एंड सी, हैव कैपेसिटेंस, जिसका कैपेसिटेंस कितना 10, 50 एंड 25 माइक्रोफैराडे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 गो कैपेसिटर है जिसका प्रत्येक का कैपेसिटेंस 10, 50, 25 माइक्रोफैराड है रिस्पेक्टिवली। क्या हम लोग को बोलता है, कैलकुलेट चार्ज, CHARGE, कैलकुलेट चार्ज ऑन इट, कैलकुलेट चार्ज ऑन इट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 250 वोल्ट सप्लाई। जब हम लोग 250 वोल्ट सप्लाई से पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे तो कैलकुलेट चार्ज ऑन इट, तो चार्ज कितना उसमें फ्लो होगा ना, वो हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, चार्ज अलग अलग फ्लो होता है। ठीक, चार्ज क्या होता है, अलग अलग फ्लो होगा। कोई एक बैटरी से जोड़ के रखे, कितना वोल्ट के बैटरी से, 250 वोल्ट के बैटरी से, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले फर्स्ट में बात कर लेते क्या क्या दिया हुआ। सो देखिए 10 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड और 25 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि प्रत्येक कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका नाम हम दे देते हैं C1, इसका C2, इसका C3। तो C1 में यानी चार्ज फ्लो इन C1 कैपेसिटर। देखिए C1 कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो होगा, यानी Q1, इसका C1 बराबर 10 माइक्रोफैराड है ना, तो Q1 बराबर क्या हम लोगों को निकलता है, यहाँ से Q1 बराबर क्या हम लोगों को निकलता है, प्रत्येक में सेम वोल्टेज फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज अलग अलग फ्लो होता है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सब में सेम, यानी 250 वोल्टेज ही सब में सेम फ्लो होगा। तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 गुने V, C1 कितना था 10 गुने वोल्टेज कितना था 250, यानी क्या हो जाएगा 25 पर 1 2 इतना माइक्रोफैराड। ठीक है, Q1 के बाद Q2 कितना हो जाएगा, C2 गुने V, C2 कितना है मेरे पास 50 गुने V कितना था 250, यानी 25 पचे 25 से 125 पर 1 2 इतना माइक्रोफैराड। ठीक है, Q2 के बाद Q3 क्या हो जाएगा, C3 गुने V, C3 कितना है 25 मेरे पास है, 25 गुने 250, यानी 25 25 625 पर 1 0 इतना माइक्रोफैराड। यानी ये तो हो गया। प्रत्येक में बोला था कैलकुलेट चार्ज ऑन इट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू 250 वोल्ट सप्लाई। तो प्रत्येक में सब में चार्ज निकल गया। अगर फिर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज क्या हो जाता है, टोटल चार्ज Q बराबर सबको ऐड कर देना होगा। ठीक ना, सबको ऐड कर देना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम लोग को यहाँ से टोटल चार्ज निकल जाएगा। चलिए हो गया पहला। दूसरा क्या बोलता है, टोटल कैपेसिटेंस, यानी टोटल कैपेसिटेंस हम लोग से यहाँ से पूछ रहा है। तो इसी में लिखते हैं टोटल कैपेसिटेंस, ये P
TANC टोटल कैपेसिटेंस यानी C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या हुआ 10 50 25 50 10 60 70 80 और 5 85 यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना है 85 कैपेसिटेंस है ना लोगों को। अच्छा यहाँ पे चार्ज था कैपेसिटेंस को हम लोग माइक्रोफैराडे में लिखते हैं माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस को लिखते हैं हम लोग माइक्रोफैराडे यहाँ कैसे लिखा गया। अच्छा C1 क्या चीज़ में दिया हुआ था माइक्रोफैराडे में दिया हुआ था वोल्ट अपना वोल्ट में रहेगा यानी चार्ज है ना तो चार्ज जब ये माइक्रो में मेजरमेंट करें तो ये भी माइक्रो में यानी माइक्रो फैराडे नहीं होगा यहाँ पे चार्ज है तो माइक्रो कूलॉम्ब होगा चार्ज है माइक्रो कूलॉम्ब होगा चार्ज है माइक्रो कूलॉम्ब होगा यूनिट भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस माइक्रो में दिया हुआ है सबका तो ये भी हम लोग को माइक्रो में होगा माइक्रो कूलॉम्ब चार्ज है हाँ। और अगर टोटल कैपेसिटेंस निकाले तो 85 माइक्रो फैराडे C 85 माइक्रो फैराडे नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है नीचे ना तन को नहीं देखिए नीचे 85 माइक्रो फैराडे ज़्यादा ये हो गया अब दिख रहा है 85 माइक्रो फैराड ये हो गया। और हम लोग को क्या बोलता है अब हम लोग को बोल रहा है थर्ड नंबर बोलता है PD यानी PD बोले तो पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखिएगा PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अभी बोल रहा है कि जब हम लोग इसको सीरीज में जोड़ेंगे ना तो प्रत्येक में पोटेंशियल डिफरेंस यानी प्रत्येक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 V2 V3 हमको फिर निकालना होगा। अच्छा चलिए ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया अब थर्ड में आते हैं। थर्ड वाले के लिए हमको क्या करना होगा मिटाना होगा इसको तो थर्ड वाला के लिए मिटाना होगा तो मिटाते हैं इसको यानी ये फर्स्ट का फिगर बना दिया देखते हैं इसको मिटाते हैं खाली बगल में लिखते हैं। देखिए हम लोग को अभी सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है कि इसको हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सीरीज में एक 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 हो गया यहाँ पे कितना वोल्टेज का था 250 वोल्टेज का ही था ना तो 250 वोल्टेज ही लिख देंगे यहाँ डायरेक्ट लिखते रहे 250 वोल्टेज। ये C1 कैपेसिटर है C2 C3 चार्ज सब में सेम फ्लो होगा इसमें V1 फ्लो होगा इसमें V2 इसमें V3। हम लोग से क्या पूछ रहा है हम लोग से V1 V2 V3 ही पूछ रहा है तो हम लोग को V1 V2 V3 निकालने के लिए क्या करना होगा Q चार्ज है C1 C2 C3 भी दिया हुआ हम लोग को C1 बराबर दिया हुआ 10 माइक्रो फैराड C2 बराबर दिया हुआ 25 C2 बराबर 50 C3 बराबर 25 इतना हम लोग को दिया हुआ है तो सारा चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग निकाल देंगे। V1 बराबर क्या होता है V1 बराबर होता है हम लोगों को क्या होगा V1 बराबर वोल्टेज कितना है अच्छा चार्ज हम लोग निकाले हैं टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में रहेगा तो टोटल अच्छा ये निकाल दीजिए टोटल कैपेसिटेंस कितना निकलेगा टोटल कैपेसिटेंस तो हम लोग निकाल सकते हैं ना यहाँ से टोटल कैपेसिटेंस भी निकालने से क्या होगा और ये हम मिटा भी दिए। अगर यही क्वेश्चन से ये कनेक्टेड है तो इसमें हम लोग निकाले थे टोटल चार्ज क्योंकि चार्ज हम लोग यहाँ पे निकाले नहीं हम लोग यहाँ से निकाले थे Q1 Q2 Q3 कितना फ्लो हो रहा है यानी इसी के अनुसार ना टोटल चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे हम कितना निकाले थे हम तो भूल गए टोटल चार्ज यहाँ पे निकालते तो प्रत्येक के बीच का चार्ज था तो टोटल चार्ज हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल चार्ज नहीं लिख सकते सबसे पहले हमको टोटल चार्ज निकालना होगा यहाँ पे समझे टोटल चार्ज कैसे निकला जाएगा कैसे निकालना है सो देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा
टोटल चार्ज, तो ये तो इसके लिए था, इसके लिए सारा चीज़ मेरे को फिर से करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितना निकलेगा वो देखिए। तो ये तो डायरेक्ट पैरेलल में था तो इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ दिए अलजेब्रिक सम में, लेकिन ये सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता नहीं है। तो 1 क्या आ जाएगा, C बराबर 1/C1 10 प्लस 1/C2 50 प्लस 1/C3 25, यानी यहाँ से निकालिए तो 1/C टोटल। देखिए मेरे पास एक बेसिक फार्मूला, उस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। C बराबर क्या आता है, Q/V। इस फार्मूला को याद रखिए, इस फार्मूला से सारा काम होगा हम लोगों को, ठीक है ना। और इसमें सब में सेम सेम Q सब में सेम सेम फ्लो होता है, ये भी याद रखना होगा। अब यहाँ से C का वैल्यू निकालना होगा। LCM कितना होगा, 25 50 10। देखिए 25 50 10, 5 से 25 25, 5 दहा का 50, 5 दूनी की 10, 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी की 10, 2 यहाँ पे रहेगा, फिर 2 से 1 1 1, 5 दूनी की 10, अच्छा 25 दूनी 50 LCM आएगा। 10 5 50 प्लस 50 से कम 50, 25 दूनी की 50, 5 2 7 1 8, 8/25, यानी C अगर निकालना हो, यहाँ पे C निकालना तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी C बराबर क्या हो जाएगा 25/8। देखिए कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस का क्या होता है, माइक्रो में साथ था सब ना, तो माइक्रो में था तो माइक्रो फैराड आ जाएगा, माइक्रो फैराड। इतना C निकल गया। हमको निकालना क्या था, चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए देखिए Q चार्ज निकालना है, तो Q चार्ज निकालने के लिए, क्योंकि हमको ये तो जरूरी पड़ेगा प्रत्येक में Q सेम सेम है, तो Q यहाँ से निकलेगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V। प्रत्येक यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना है 25/8, टोटल वोल्टेज कितना था 250, यानी यहाँ से निकल जाएगा Q। यहाँ से कितना निकलेगा 25 25 625 पर 1 0/8, 2 से काटिए तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 पचे 10, ठीक बराबर। अब देखिए 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28 29 30 31 3 32, 4 8 32, 4 एकम 4 और 1 5 10 पॉइंट, 4 दूनी की 8, 4 पचे 20, यानी 781.25 चार्ज है। ये हम लोगों को इधर क्या कर रहे थे, ये माइक्रो में था ना, तो यहाँ पे चार्ज हम लोगों को क्या निकलेगा, माइक्रो कूलॉम निकलेगा। ये चार्ज हम लोगों को क्या निकलेगा, माइक्रो कूलॉम, क्योंकि सारा चीज माइक्रो में था। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हम लोग से पूछा टोटल, अच्छा नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा, यानी V1 V2 V3 का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है V1 V2 V3 का वैल्यू, तो V1 V2 V3 का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखिए। अब इसको इधर मिटा देते हैं। तो इस तरह से करना होगा, क्वेश्चन समझना होगा, इसके बाद बनाना होगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकलेगा V1, यानी V1 बराबर, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, V1 इधर चला जाएगा तो Q/C1 हो जाएगा, Q/C1, क्योंकि Q सब में सेम सेम फ्लो हो रहा है ना, तो सब में Q सेम फ्लो हो रहा है। तो Q कितना आता है 781.25, 781.25 अपन फर्स्ट कैपेसिटर में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, फर्स्ट कैपेसिटर कितना था 10, यानी 10 यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे V1 कितना फ्लो हो जाएगा 781.25, यहाँ ठीक है ना। 4 यानी 62 50 हम लोग को 25 25 625 और 0, 25 25 625 और 0 अपन नीचे हम लोग का क्या आया था, नीचे हम लोगों का आया था 8, 25/8 आया था ना, 5 2 7 और 1 8। वो सब गड़बड़ हो रहा है। देखिए 5 2 7 और 1 8, यहाँ पे 50 है और हम यहाँ पे लिखे 25, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे होगा 50, कहीं तो मिस्टेक हो रहा था, तभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जा रहा है। ये 781 50, यानी यहाँ से 25, ये 50 यहाँ पे भी होगा 50/8, 50/8 काटिए तो 2 से 25 और 2 चौका 8, यानी 25/4 आएगा। अब देखिए 25 25 625,
ये 0 यहाँ पे 8 की जगह 4 होता, 4। ओहो चलिए पकड़ा गया। 25/4 यहाँ पे आएगा, 4 आएगा, काटिए तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब 2 से इसको डिवाइड कीजिए, फाइनली क्या मिलने वाला है? 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, 2 पचे 10, 12, 2 छक 12, 2 दूनी की 4 और 2 पचे 10, यानी 1562.5, 1562.5। अब देखिए यहाँ पे चार्ज चेंज हो जाएगा, कहीं लिखे नहीं ना, 1562.5 अपॉन 10, यानी V1 यहाँ से क्या निकलेगा, 10 ऊपर जाएगा, 156.25 इतना वोल्टेज हो जाएगा। ठीक, V1 निकल गया। इसी तरह V2 क्या निकलेगा, Q अपॉन C2। Q कितना है, 1562.5 है ना, 1562.5 अपॉन C2 कितना है, C2 मेरे पास बचा 50, तो C2 यहाँ पे 50 आ जाएगा। जो भी आएगा कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे V3 क्या आएगा, Q अपॉन C3, V3 बराबर Q अपॉन C3। Q अपॉन C3 हम लोग को क्या बचेगा, फिर वही निकलने वाला 1562.5 अपॉन C3 कितना, 25। यहाँ पे भी जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, 1562.5 अपॉन 50, 31.25, यहाँ से मिलने वाला 31.25 वोल्ट, और यहाँ से हम लोगों को मिलने वाला है कितना, कैलकुलेट करके रखा हुआ है 25, यानी 62.5 वोल्ट, 62.5 वोल्ट। यही है हम लोग का प्रत्येक का आंसर सारा चीज़। तो कैलकुलेशन 2 आना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा है तो समझिए कि फिर गड़बड़ है कहीं ना कहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े अच्छा से। तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ न्यूमेरिकल भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग इसी में कवर कर ही लेते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग का एक ही न्यूमेरिकल रहेगा इसमें, इसको मिटाते हैं। नोट्स बना लीजिएगा न्यूमेरिकल ये सब सारा का, और बुक आप लोग के पास है, बुक से बनाइएगा, बहुत सारा बुक में न्यूमेरिकल। देखिए, तो हम लोग का एक नया पॉइंट है, डाई इलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटर। देखिए ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, देखिए डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है आप लोग को बताते हैं। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, सो देखिए ये 2 प्लेट होता है ना, देखिए आप लोग जब भी कैपेसिटर देखिएगा उसको फोड़ फाड़ कीजिएगा ना, तो आप लोग देखिएगा कैपेसिटरवा के अंदर में ये जो दोनों प्लेटवा है, ये दोनों प्लेटवा के बीच में एगो कुछ न कुछ पतला सा लेयर डाला हुआ रहता है। इस तरह से आप लोग देखिएगा, इस तरह से एक पतला सा लेयर डाला हुआ रहता है। और ये लेयर क्या करता है, क्योंकि देखिए ये दोनों प्लेट में क्या होता था कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अगर बीच में कुछ नहीं रहेगा तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस अट्रैक्शन को दूर करने के लिए बीचवा में क्या किया जाता है, एक इस तरह से डाल दिया जाता है, जो इधर वाला का दोनों से इलेक्ट्रिक, दोनों के पास अपोजिट चार्ज होने से दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो, इसीलिए बीच में एक तरह का डिवाइडर डाल दिया जाता है। इसी डिवाइडरवा को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। और देखिए इसका ना एक गुण होता है, एक गुण क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रिक करंट को इधर उधर पास होने नहीं देता है, लेकिन इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये आपस में इधर उधर पास होने देता है। देखिए ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया हुआ रहता है, डिवाइडर रहता है, ये एक अलग तरीका का मटेरियल रहता है, समझे, ये अलग तरीका का मटेरियल होता है। लेकिन हम लोग इसको जनरली इंसुलेटर का फॉर्म में रखेंगे। लेकिन देखिए इंसुलेटर एक ऐसा जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देना एक चीज़ तो फॉलो हो रहा है, लेकिन
इलेक्ट्रिक फील्डवा पास हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसा कैपेसिटी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करता है। यही वाला मटेरियलवा क्यों हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स इसी को बोलते हैं। देखिए इसका काम क्या रहता है, इस डाई इलेक्ट्रिक्स में ना कुछ पार्टिकल्स होता है, एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, कुछ ना कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जिसके चलते क्या होता है ना कि इसके पास भी प्लस माइनस चार्ज होता है। तो देखिए ई वाला प्लेट में प्लस चार्ज है, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक्स है इसके पास भी कुछ ना कुछ चार्जेस रहती है। तो ये क्या हो जाता है ना, ये पोलराइज हो जाता है इसके चलते, ये प्लस माइनस, क्योंकि अगल बगल प्लस 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 माइनस है। और बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, बैटरी जोड़ के रखे हैं यहाँ पे। बैटरी जोड़ के अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या करेगा, ये वाला चार्ज और होगा, ये भी माइनस चार्ज और होगा, क्योंकि स्टोर करेगा ना, स्टोर करेगा तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत चार्ज पार्टिकल होगा उसको ऐसे ही रहने नहीं देगा, क्योंकि प्लस क्या करेगा, माइनस को खोजेगा इसमें के, माइनसवा को क्या करेगा, माइनसवा को खींच के अब बगलवा में ले आएगा, इसके बगलवा में ले आएगा, और इसके बगलवा में ला के और इसको प्लसवा के ये माइनसवा क्या करेगा, प्लस को खोजेगा और प्लस को ये बगलवा में ले आएगा। तो ये इस तरह से क्या करता है, जैसे ही यहाँ से फ्लो करवाते तो ये यहाँ पे क्या कर देता है, ये पोलराइज कर देता है इसके अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत वैसे तो रहता ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अगर ध्यान रखिएगा ये वाला अगर मेटल का लगा हुआ रहता, धातु का लगा हुआ रहता, तो ये जाके सट जाता है कहीं ने, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो फिर आराम से इधर उधर हो जाता, तुरंत ही हो जाता। लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, कुछ इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके चलते कुछ इधर ये खींच ले रहता है, कुछ ये इधर खींच ले रहता है, जिसके चलते ये जो डाई इलेक्ट्रिक्स है वो बीचवा में बैलेंस भी रहता है। कभी आप लोग फोड़ कर देखिएगा ना, अगर वैसा मौका मिले ना, पंखा ये सब का बिगड़ गया ना, तो उसको देखिएगा फोड़ फाड़ के, तो दिखेगा ये वाला चीज़ है ना, तो यहाँ पे ये पोलराइज हो जाता है। और देखिए एक चीज़ और कि जब यहीं पे ये वाला इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली इसमें डालते रहते हैं, तो एक कैपेसिटी होता है, हर एक चीज़ का कैपेसिटी होता है ना, खाने का कैपेसिटी, हम लोग ज़्यादा खाते रहेंगे तो पेट फट जाएगा। सेम इसी तरह से होता है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे, एक सिचुएशन ऐसा होता है ना कि ये वाला जो डाई इलेक्ट्रिक है ना वो ब्रेक डाउन कर जाता है। ब्रेक डाउन करना मतलब कि ये सब खत्म हो जाएगा। अब ये स्टोर करने का, इसके पास जो भी एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी था ना वो सब खत्म हो जाएगा। यानी अगर एक्सेस अमाउंट में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, तो फिर फाइनली ये जाके क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। समझे? तो अब यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग लिखते हैं। और ये हम लोगों का क्या है, आज का अंतिम पॉइंट था, ये इस टॉपिक का ये अंतिम पॉइंट था। तो हर एक के बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, ठीक ना, जितना ज़रूरी है उतना हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए हम लोगों का क्या, सबसे पहला है कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है, और इस डाई इलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट क्या पड़ता है कैपेसिटर में, उसके बारे में समझते हैं। देखिए डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है, डाई इलेक्ट्रिक्स को हम लोग इंसुलेटर के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इंसुलेटर का कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास होता है उससे, जो भी बीच में डिवाइडर लगाया हुआ रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। यहाँ पे देखिए द इंसुलेटर मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेटों के बीच में लगाया हुआ रहता है, ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के दो प्लेट है उस प्लेट के बीच में लगाया हुआ रहता है, ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड ए डाई इलेक्ट्रिक्स। यानी डाई इलेक्ट्रिक्स किसको हम लोग बोलते हैं, जनरली डाई इलेक्ट्रिक्स उसी को बोलते हैं जो कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर के जो किनारे दो प्लेट लगा हुआ रहता है, उसका बीच में जो मटेरियल होता है वो कैसा मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, उसी को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल क्या चीज़ का हो सकता है, माइका का, अभ्रक का, माइका, ग्लास, ये सब हो सकता है, ये सब डाई इलेक्ट्रिक्स मटेरियल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। देखिए डाई इलेक्ट्रिक्स मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेगा, ये इधर वाला इलेक्ट्रिक करंट को अलाउड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करेगा तो फिर खत्म हो जाएगा, स्टोर ही नहीं रह पाएगा ना इलेक्ट्रिक करंट, तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्लस माइनस फिर मिल जाएगा। तो यही बोलता है इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है, बट अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से अलाउ कर लेता है, ठीक है ना। तो आप लोग बना लीजिएगा इसको, ठीक, एगो प्लेट ये बना दीजिएगा, इसको प्लस, इसको माइनस, इसका बीच में क्या रहता है, इसका बीच में एक हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स लगा देते हैं। ये डाई इलेक्ट्रिक्स क्या करता है, अगल बगल वाला चार्ज है जो इसका चार्ज को क्या करता है, अपना और खींचता है, जिसके चलते ये पोलराइज हो जाता है। तो ये प्लस है तो ये तो माइनस को ही ना खींचेगा, पास माइनस को खींचेगा, ये माइनस है तो प्लस को पास खींचेगा, जिसके चलते ये बैलेंस हो जाता है, ठीक ना।
अच्छा देखिए, तो इस डाई इलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट क्या पड़ा कैपेसिटर में? डाई इलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट ये कैपेसिटर में पड़ा कि ये इलेक्ट्रिक करंट को जाने नहीं देता, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। जहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया तो फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये फिर कैपेसिटर रहा ही नहीं। तो पहला इफेक्ट ये है। दूसरा क्या करता है, दूसरा काम करता है कि ये जो कैपेसिटर, ये जो इसमें ये डाला हुआ है ना डाई इलेक्ट्रिक्स, ये क्या रहता है, डाई इलेक्ट्रिक्स डालने से क्या हो जाता है, ये पोलराइज हो जाता है दोनों तरफ, पोलराइज हो जाता है, जिसके चलते डाई इलेक्ट्रिक्स यहाँ पे आराम से बना हुआ रहता है। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ और ज़रूरी नहीं पड़ता कि इधर से नट बोल्ट कस के दोनों तरफ से इस प्लेट से नट बोल्ट कस के इसको फिक्स करें, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आता। ये आराम से बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो आई समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट हम लिखें कि परजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, देखिए परजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स के परजेंस होने से, देखिएगा डाई इलेक्ट्रिक्स के परजेंस होने से इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छूट गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट। देखिए परजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स रहने से क्या हो जाता है कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता होगा ना, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, लेकिन जब ये बीच में ला देते हैं ना तो बीच में कुछ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके चलते इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा कंसंट्रेशन मीन्स जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है उसका पास ज़्यादा निकलने लगता है। यही है डाई इलेक्ट्रिक्स का हम लोग का बेनिफिट। एक होता है ब्रेक डाउन, डाई इलेक्ट्रिक्स ब्रेक डाउन, वही जब मैक्सिमम एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल सेंड कर देते, भेज देते कैपेसिटर के अंदर, तो फाइनली कैपेसिटर का क्या हो जाता है, जो भी ये पोलराइज था प्लस माइनस, वो पोलराइज नहीं हो गया, फिर फाइनली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हुआ बस वो सीधे ब्रेक डाउन हो गया, फिर ख़त्म हो गया, फिर उस कैपेसिटर रहा ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली यही था हम लोगों को पूरा पढ़ना। तो फाइनली हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। जो भी हम लोगों का पढ़ना था वो हर एक पॉइंट के बारे में जिक्र करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग इसका पहले वाला जितना भी लेक्चर है सब लेक्चर देखिएगा, देखिए, पढ़िए। पढ़ना भी ज़रूरी, नहीं पढ़िएगा तो फिर इतना मेहनत करने से फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी पहले मेहनत किए होंगे वो भी मेहनत भी पानी फेर जाएगा अगर बीच में छोड़ दीजिएगा पढ़ाई। तो अगर मतलब कि पहले मेहनत कभी किए होंगे तो अभी कीजिए, अभी भी कीजिए। अगर पहले मेहनत कर भी नहीं किए तो छोड़ दीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थैंक यू।